हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह आज लेकर आया हूँ आपके लिए जेन ऑस्टन महोदया के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। 1813 में ये पब्लिश हुआ था। नॉवेल को डिटेल में समझेंगे हम, आपको उससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको समझाई जाएगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो आपको यहाँ दी जाएगी। अलावा उसके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप अगर पढ़ लें तो मुझे लगता है उससे ज्यादा आपको कहीं और से न मिलने वाला है और न कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। नॉवेल को बाय इमेज समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इमेज को याद रखने में आसानी होती है। माइंड हमारी इमेज को ज्यादा समय तक याद रख सकती है। चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, फिर कवर करेंगे हम इस नॉवेल को डिटेल में। ये वो सारे एग्जाम्स हैं जहां से ये पॉइंट्स मैंने बनाया है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन सारे एग्जाम्स में से वो पॉइंट वाइज यहाँ रखा हुआ है, चाहे वो बोल्ड लेटर में हो चाहे वो कलरफुल लेटर्स में हो। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। ओरिजिनल जो टाइटल है प्राइड एंड प्रेजुडिस की, वो फर्स्ट इंप्रेशन के नाम से जानी जाती है। और जब ये पब्लिश हुई थी फर्स्ट इंप्रेशन, तो ये एपिस्टोलरी नॉवेल के नाम से जानी जाती थी। एपिस्टोलरी नॉवेल क्या होता है, यहाँ लिखा है मीनिंग द स्टोरी वाज टोल्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ लेटर्स रिटन बाय द कैरेक्टर्स। यानी कैरेक्टर, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को लेटर लिख करके बात कर रहा है या उनके बीच में जो भी बातें हो रही है वो लेटर के माध्यम से हो रही है। इसे एपिस्टोलरी नॉवेल कहते हैं। ड्यूरिंग हर रिविजन्स ऑस्टेन चेंज्ड द फॉर्मेट टू अ मोर कन्वेंशनल थर्ड पर्सन नरेटिव, या इसे कहते हैं फ्री इनडायरेक्ट स्पीच या फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, जिसे FID के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कलर में विद बोल्ड लेटर में लिखा गया है। ये दो सम लेटर्स वर रिटेन्ड इन द फाइनल पब्लिश्ड वर्जन। यानी अगर आपसे पूछी जाए कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जो टाइटल है ये कैसा नॉवेल है, किस पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, दोनों में से कोई भी हो, चाहे थर्ड पर्सन नैरेटिव या फ्री इनडायरेक्ट स्पीच या फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, आप इस पर टिक करोगे। आप एपिस्टोलरी पर नहीं जाओगे क्योंकि एपिस्टोलरी जो नॉवेल थी इसके ओरिजिनल टाइटल के लिए ये नॉवेल लिखी गई थी। बाद में इसे रिवीजन किया गया और चेंज किया गया इसमें। हालांकि कुछ जगह पर लेटेस्ट का यूज हुआ है, फाइनल जो वर्जन पब्लिश हुआ उसमें भी। ये एक और क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा कैसे किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि एपिस्टोलरी नॉवेल पर बेस्ड थी इसकी ओरिजिनल टाइटल, पर यह भी पूछ लिया गया कि ये एपिस्टोलरी जो स्टाइल है वो कहां से लिया, कहां से फॉलो किया जेन ऑस्टन महोदया ने। तो ये है सैमुअल रिचर्डसन महोदय, उनके द्वारा जो एपिस्टोलरी स्टाइल एक चली आ रही थी वहां से ये कॉपी की है महोदया अपने इस नॉवेल में। फ्री इनडायरेक्ट स्पीच आपके माइंड में होगा कि ये क्या है, तो ये एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा स्टाइल है जहां नैरेटर अपनी आवाज को ब्लेंड करता है अपने कैरेक्टर्स के थॉट्स से या स्पीच से, और उसमें कोई कोटेशन मार्क्स नहीं लिखा जाता और ना ही सेड, शी सेड, दैट वाला टाइप का जो फर्स्ट पार्ट होता है डायरेक्ट स्पीच का, जो कोटेशन मार्क्स के बाहर का पार्ट होता है जिसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, वो भी नहीं लगता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं राम सेड कॉमा क्वेश्चन मार्क में ही इज माई फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क क्लोज, फुल स्टॉप। अब आप राम सेड वाला पार्ट भी नहीं लिखोगे इसमें, और जो कोटेशन मार्क में है ही इज माई फ्रेंड वो कोटेशन मार्क भी नहीं लिखोगे, सीधे लिखोगे ही इज माई फ्रेंड, केवल ही इज माई फ्रेंड। यही होता है फ्री इनडायरेक्ट स्पीच या डिस्कोर्स। जो जॉनरा है इस नॉवेल का, अगर पूछा जाए क्या जॉनरा है, तो नॉवेल ऑफ मैनर्स है ये, या क्लासिक रीजेंसी नॉवेल है ये। सब जॉनरा की बात की जाए तो ये रोमांस नॉवेल में आता है, और ये सेटिंग भी पूछी जाती है। ये सेटिंग कब की है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रीजेंसी, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ब्रिटिश रीजेंसी की जो पीरियड थी 1811 से 1820, उसके बीच का ये नॉवेल है, ये रोमांस है, या इसे हम अर्ली 19th सेंचुरी भी कहते हैं। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि ये ब्रिटिश रीजेंसी क्या है, तो ब्रिटिश रीजेंसी रेफर करता है उस पीरियड को जब किंग जॉर्ज द थर्ड वो अनफिट घोषित किए गए, वो रूल नहीं कर सकते ऐसा बताया गया क्योंकि वो बीमार थे, और इस कारण से उनका जो बेटा था, जो प्रिंस रिजेंट था, उसे उस समय के लिए 1811 से 1820 के लिए शासन संभाल दी गई, जिसे बाद में जॉर्ज द फोर्थ जाना गया। ये जो रोमांटिक नॉवेल है ये 1796 या 1797 में लिखा गया और पब्लिश हुआ एनोनिमसली, ये याद रखिएगा। इसमें जब ये पब्लिश हुआ 1813 में,
तो इसमें जेन ऑस्टिन का नाम नहीं लिखा गया था। और ये 3 एडिशंस या 3 वॉल्यूम्स या 3 पार्ट्स में आप कह सकते हो पब्लिश हुआ। 61 चैप्टर्स थे टोटल, और इंग्लैंड में 1813 में पब्लिश हुआ, यूएसए में 1832 में। मैंने यूएसए का अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि द वेस्टलैंड या वर्ड्सवर्थ कॉलरिज का लिरिकल बैलेड्स का यहां तक पूछ लिया गया था, यूएसए में लिरिकल बैलेड कब लिखा गया। अब आप 1798 रट करके जाओगे और पूछ लेगा यूएसए में कब लिखा गया, तो वहां होगी कंफ्यूजन। इसलिए हमें कुछ जो प्रोमिनेंट पोएम्स हैं, नॉवेल्स हैं, ड्रामाज हैं, उसे याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इंग्लैंड और यूएसए में कब लिखा गया वो। यहाँ आपको बताया गया कि एनोनिमसली ये पब्लिश हुआ 1813 में। उस समय लिखा गया था, ये भी एक एग्जाम में पूछा गया है, ये भी थोड़ा सा आपको बता दूं मैं। तो बुक के कवर पेज पर लिखा गया था, बाय द ऑथर ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी इनकी एक नॉवेल है, तो इसलिए उस नॉवेल का नाम लिख के बाय द ऑथर कर दिया गया। और ऑथरशिप रिवील हुई थी 1817 में, 1817 में जब नेक्स्ट पब्लिकेशन हुआ, तब रिवील हुई कि ये जेन ऑस्टन ने लिखा है। इस नॉवेल की शुरुआत कहाँ से होती है, इस नॉवेल की ओपनिंग किस लाइन से होती है। देखिएगा, जो प्रोमिनेंट नॉवेल हैं या स्पेसिफिक नॉवेल अगर आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो नॉवेल और एंडिंग जरूर ध्यान दीजिएगा। नॉवेल की स्टार्टिंग क्या होती है, वो इस कोट से होती है, पर अब एग्जाम में कोट्स तो पूछ ही लेगा, उसके अलावा भी कुछ पूछता है, जो मैंने यहाँ रखा हुआ है, इसे ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि जो नॉवेल है इसकी ओपनिंग होती है इस लाइन से। इस लाइन से क्या है ये, इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजीशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बिन वांट ऑफ अ वाइफ। अगर आप धनी हो, संपत्तिदार हो, आप मालदार हो, आप तो आपको एक अच्छी वाइफ चाहिए होती है, और ये एक्नॉलेज्ड है, यूनिवर्सली ट्रूथ है ये। लेकिन क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी पूछा था कि इसे कहा किसने, किसने कहा। अब हमारे माइंड में होगा किसी एक कैरेक्टर ने बोला, या बैकग्राउंड में किसी ने बोला होगा। जैसे मूवी शुरू होती है तो बैकग्राउंड में कोई बोल रहा होता है और सामने हमें कुछ दिखाई दिया जा रहा होता है, एक एक पॉइंट, एक एक सीन दिखाई दे रहा है हमें। ये मिसेस बेनेट के द्वारा बोला गया है। मिसेस बेनेट कौन है, ये हम नॉवेल में कंफर्म करेंगे। तो न केवल मिसेस बेनेट के द्वारा, बल्कि जो सराउंडिंग फैमिलीज है इनके आसपास, जो भी उनके घर के आसपास रह रही हैं, उन्होंने भी बोला। और साथ में द वीमेन ऑफ जेन ऑस्टिन्स एज एंड सोसाइटी, तो जेन ऑस्टिन की एज और सोसाइटी की जो औरतें थी, उन लोगों के द्वारा भी ये बोला गया। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में ए, बी, सी और डी ऐसे पूछा था, उसमें पूछा था कौन सा नहीं है, तो एक नहीं था, और ये 3 पॉइंट थे जिनके द्वारा ये बोला गया है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब कोट्स के बारे में बात कर लें कुछ, कि किसने कहा इस नॉवेल के बारे में। एंथनी ट्रुलोप महोदय ने कहा कि प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज द बेस्ट नॉवेल इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इनकी क्रिटिसिज्म जो थी वो पॉजिटिव थी, और इन्होंने इस नॉवेल को अच्छा बताया। जबकि मार्क ट्वेन ने कहा कि इसे एनिमल रिपजनेंस फील करते हैं, यानी ऑस्टिन्स की राइटिंग को वो एनिमल रिपजनेंस फील करते हैं। एनिमल रिपजनेंस मतलब होता है घटिया, बेहद ही घृणास्पद, यानी कि नफरत करने लायक राइटिंग। ये मार्क ट्वेन की अपनी पर्सनल सोच थी इनके प्रति। ये भी पूछा जाता है टाइटल कहां से लिया गया, तो टाइटल जो लिया गया वो फैनी या फ्रांसिस बर्नी के पॉपुलर नॉवेल जो 1782 में लिखा गया था, सेसिलिया, उससे लिया गया। ये जरूर याद रखिएगा। तो सेसिलिया का जिक्र तो सिर्फ एक जगह पूछा गया, एक एग्जाम में, बट फ्रांसिस बर्नी का जिक्र कई सारे एग्जाम्स में किया गया। तो आपको दोनों याद रखनी है कि किसकी नॉवेल थी और क्या था नाम नॉवेल का। सेट, अभी आपको मैंने सेटिंग बताई थी थोड़ी, पर सेटिंग यहाँ पर जो है ये प्लेस की सेटिंग है। ये हार्टफोर्डशायर एंड डर्बीशायर, पार्ट्स ऑफ रूरल इंग्लैंड, याद रखिएगा ये रूरल इंग्लैंड है, ये अर्बन इंग्लैंड नहीं है, गांव है। ये पर्टिकुलर गांव के बारे में बात की जा रही है, ये सेटिंग है इस जगह की। एनी इसबेला मिल बैंकी, जो बाद में लॉर्ड बायरन महोदय की वाइफ बनी, आपको लॉर्ड बायरन महोदय पता होंगे, जिन्होंने इसे फैशनेबल नॉवेल कहा। यह भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इसमें कहा गया है जॉर्ज हेनरी लुइस, इन्होंने डिक्लेयर किया कि अगर ये लिखते, अगर इन्हें ऑप्शन मिलती लिखने की, तो कौन सा नॉवेल लिखते ये बता रहे हैं कि मैं प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखता, जो जेन ऑस्टन लिखा है, या हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया टॉम जोन्स लिखता, बजाय वेवरली नॉवेल्स के।
वेवरली नॉवेल सर वॉल्टर स्कॉट महोदय ने लिखा था, जो एक हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट माने जाते हैं। तो अगर आपके किसी भी एग्जाम में टॉम जोन्स आए, वेवरली नॉवेल्स आए या प्राइड एंड प्रेजुडिस आप पढ़ रहे हो, तो किसी भी नॉवेल के लिए सुटेबल कोट है, इसे याद जरूर रखिएगा। शार्लोट ब्रॉन्टी, जो ब्रॉन्टी सिस्टर्स में से एक हैं, इन्होंने लिखा कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ये एक निराशा का नॉवेल है। केयरफुली फेंस्ड है ये, हाईली कल्टीवेटेड गार्डन पाए जाते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस में, नीट बॉर्डर्स है, डेलिकेट फ्लावर्स हैं, लेकिन क्या निराशाजनक है इस नॉवेल में, ये बताती है नो ओपन कंट्री, यानी जो गांव है वो खुला हुआ गांव नहीं है। आप भी नॉवेल पढ़ेंगे तो आपको खुला हुआ आसमान, बहता हुआ पानी, झरने, ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, जबकि वो रूरल लंदन के बारे में बात कर रहा है, अर्बन के बारे में बात भी नहीं कर रहा है। नो फ्रेश एयर, नो ब्लू हिल, नो बॉनी बेक, यानी ये सब चीजें नहीं है यहाँ पर, और ये सच भी कहा है शार्लोट ब्रॉन्टे महोदया ने। नेक्स्ट पॉइंट है कैरिकेचर का यूज किया गया है इस नॉवेल में, याद रखिएगा, पूछा भी गया है विक्रम के बारे में। कैरिकेचर का यूज हुआ है, यानी एक सैटारिकल व्यंग्यात्मक यहाँ वर्णन किया गया है नॉवेल में, और कुछ कैरेक्टर्स इसमें इस कैरिकेचर को फॉलो करते हैं, जैसे मिस्टर कॉलिंस हैं, मिस्टर विक्रम हैं, लेडी कैथरीन है, मैरी और मिस्टर डार्सी भी जो हैं, जो ये हीरो है इस नॉवेल के। इनहेंस किया है प्लॉट को, कैरेक्टराइजेशन को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिडिकुलसली ये आउटलाइन किए हैं जो गलतियां हैं रिजिड क्लास सिस्टम में, यानी लंदन में वहां के सोसाइटी के बारे में, समाज के सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि वहां क्या गलतियां हैं। उन गलतियों को व्यंग्यात्मक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है प्राइड एंड प्रेजुडिस में। वॉल्टर स्कॉट, जैसा कि आपको बताया, हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट है ये। इन्होंने अपने जर्नल में लिखा एक बार, रीड अगेन एंड फॉर द थर्ड टाइम एट लीस्ट, मतलब बता रहे हैं कि मैंने इसे पढ़ा, कई बार पढ़ा, कम से कम 3 बार तो पढ़ा ही। और मिस ऑस्टिन्स वेरी फाइनली रिटन नॉवेल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी इन्होंने पॉजिटिव कमेंट किया है जेन ऑस्टिन के इस नॉवेल पर, और इन्होंने इन्हें मिस कहा है क्योंकि जेन ऑस्टिन कभी शादी नहीं की थी। डार्सी जो एक कैरेक्टर है, जो प्रोटेगोनिस्ट है इस नॉवेल का, वो कहता है इस प्ले में, अ लेडीज इमेजिनेशन इज वेरी रैपिड, इट जम्प्स फ्रॉम एडमायरेशन टू लव, फ्रॉम लव टू मैट्रिमोनी। ये वो लाइन है जिसके कारण एलिजाबेथ भड़क गई और वो ये समझने लगी कि इस डार्सी में बहुत प्राइड है। जैसा कि आपको टाइटल भी पता है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो डार्सी में पाया जाता है प्राइड और एलिजाबेथ में पाया जाता है प्रेजुडिस। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो टाइटल को भी समझने की कोशिश करिए, उस टाइटल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिस्टर बेनेट, जो आपको बहुत कम दिखेंगे इस नॉवेल में, मिस्टर बेनेट लॉन्गबाउन स्टेट में रहते हैं, ये भी पूछा गया है। लॉन्गबाउन ये वो जगह है जहां बेनेट फैमिली रहती है, मेटन गांव के नजदीक में है। मेटन गांव का क्या रोल है वो भी आपको बताया जाएगा, और ये सब है हर्टफोर्डशायर में। लॉन्गबाउन स्टेट है, ये इनकी हवेली है जो मेटन गांव के पास में है, और हर्टफोर्डशायर जो है ये वो जगह है जहां पर ये गांव या ये हवेली इनकी है, और हर्टफोर्डशायर है इंग्लैंड में। इनके बारे में एक लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मिस्टर बेनेट बुकिश मैन है, इसलिए ये ज्यादातर अपना समय लाइब्रेरी में बिताते हैं। मिसेस बेनेट जो इनकी वाइफ है, वो एक ऐसी औरत है जिनमें सोशल ग्रेस की कमी है, और इनकी जो एक चिंता, इकलौती चिंता है, वो ये कि अपनी 5 बेटियों की शादी किसी अच्छे, खूबसूरत और धनी हस्बैंड को ढूंढ करके कर दें। अब बात करते हैं उन 5 बेटियों के नाम की। फर्स्ट है जेन बेनेट। यहाँ एक बात और बताने लायक है, जेन ऑस्टिन की ही यहाँ ऑटोबायोग्राफिकल टच दी गई है जेन बेनेट में। तो जेन बेनेट जैसी हैं, वो जेन ऑस्टिन कहती हैं कि मैं भी वैसे ही थी, इसलिए मैंने अपने एक सैंपल की तरह अपने अक्ष को मैंने जेन बेनेट में रखा हुआ है एक कैरेक्टर के रूप में। एक और बात, जब मैंने सर्च किया कि ये जेन ऑस्टिन हम हमेशा करते आ रहे हैं, कई सारे एग्जाम्स मैंने दिए हैं और कई सारे एग्जाम्स पास भी हुआ हूं मैं, यूपी बोर्ड बैकग्राउंड है मेरा, इसलिए ये जेन बेनेट ही मुझे समझ में आता था। मैंने जेन बेनेट को चेक किया कि आखिर जेन बेनेट को सच में जेन बेनेट ही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, तो जो मुझे मिला वो मैं आपको सुनाता हूँ। जॉनी बेनेट, जॉनी बेनेट ऐसा बोला जा रहा है यहाँ। अब जेन बेनेट को जॉनी बेनेट सुन करके मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर मैंने सोचा कि अगर जॉनी बेनेट ये हैं, तो मैंने सोचा जेन ऑस्टिन का नाम क्या जेन ऑस्टिन ही है या कुछ और है। फिर मैंने सर्च किया, फिर मैंने उसे भी सुना, और जो सुना वो आप सुन लीजिए, जॉनी ऑस्टिन। फिर मुझे पता चला ये
जेन के बजाय जानी जानी चला आ रहा है। मैंने कई जगह चेक किया प्रोनाउंसिएशन में, मुझे यही मिला। हालांकि फोनेटिक में गया मुझे तो मुझे जेन जॉनी सब दिख रहा है, इसलिए चूंकि जेन जेन कहता हुआ चला रहा हूँ इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जेन ऑस्टिन और जेन बेनेट में ही रहना चाहिए, वरना मैं एक बार जेन और एक बार जॉनी बोलना शुरू कर दूंगा। तो जेन बेनेट की शादी चार्ल्स बिंगले से होती है, जो 20 साल का एक युवा है, और वो इनके घर के पास में जेन बेनेट, जो बेनेट फैमिली है, लॉन्गबाउन स्टेट, उसके पास में नीदरफील्ड स्टेट, जो एक हवेली है, वहां आके रहता है, जो संभवतः नॉर्थ इंग्लैंड से, पॉसिबली यॉर्कशायर से आया हुआ है। लंदन में इसका घर है, पर गांव में यहाँ इस समय रेंट पर रहने आया है, कुछ शायद काम रहा हो। और उसी समय मुलाकात होती है जेन बेनेट से और बातें आगे बढ़ती है। कैसे बढ़ती हैं वो बाद में देखेंगे। सेकेंड जो कैरेक्टर है वो है एलिजाबेथ बेनेट, जिन्हें लिजी के नाम से भी जानते हैं, और यही हैं इस नॉवेल की हीरोइन, जिनकी शादी नॉवेल के हीरो मिस्टर फिट्ज विलियम डार्सी से होती है। थर्ड जो कैरेक्टर है वो है मैरी, जिनकी शादी इस नॉवेल में दिखाई नहीं गई है, पर जेम्स एडवर्ड ऑस्टिन ले के द्वारा लिखा गया अ मेमोयर ऑफ जेन ऑस्टिन 1869 में जो पब्लिश हुआ था, उसमें बताया जाता है कि मैरी की शादी क्लर्क के साथ हुई थी। यानी ये किसी और एडिशन की बात करते हैं। जेम्स एडवर्ड ऑस्टिन ले जो हैं, ये जेम्स के बड़े भाई जेम्स ऑस्टिन के लड़के थे, यानी जेन ऑस्टिन के नेफ्यू थे ये। इसलिए हो सकता है उनको करीब से जानते हों और उनके किसी पब्लिकेशन में उन्हें ये मिला हो। इसलिए बुक में तो दिखा नहीं, हो सकता है किसी एडिशन में रहा हो, इसलिए आपको यहाँ बताई जा रही है। इसे ध्यान एक बार जोर दीजिएगा। सेम किटी के बारे में भी इन्होंने कहा है। किटी, जिसका नाम कैथरीन है, उसकी शादी क्लर्जीमैन के साथ होती है, एक पादरी के साथ होती है। ये भी जेम्स एडवर्ड ऑस्टिन महोदय ने ही कहा है। लास्ट जो लड़की है वो है लीडिया। लीडिया यंगेस्ट है, टॉलेस्ट याद रखिएगा। और ये विकहम, जॉर्ज विकहम, जो एक विलेन के रूप में काम करता है इस नॉवेल में, उसके साथ भाग जाती है। कहाँ भागती है ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये लंदन भाग करके जाती है। बाद में ये स्कैंडल शादी में बदलता है। कैसे शादी में बदलता है वो आप नॉवेल में देखेंगे। ये फैमिली मैप है, सारे फैमिली का मैप बनाया गया है। आप इसे एक बार जरूर देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। नॉवेल समझने के बाद इसे आप एक बार देखेंगे तो शायद आपको कैरेक्टर्स सारे समझ में आए, पहले आपको शायद समझ में ना आए। नॉवेल का जो फर्स्ट थीम है वो है मैरिज, क्योंकि मिसेस बेनेट अपनी बेटियों की शादी करना चाहती हैं और बहुत उत्सुक हैं, शादी करवाने के चक्कर में है ये। और फैमिली जो है इसकी सेकेंड थीम है, क्योंकि फैमिली, कई सारी फैमिली हैं और हर फैमिली का अलग अलग मैटर चल रहा है। सेकेंड जो टाइटल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड न केवल हीरो या प्रेजुडिस न केवल हीरोइन में है, बल्कि और भी कई सारे कैरेक्टर्स में पाई गई हैं। सोशल क्लास भी एक इंपॉर्टेंट थीम है। क्या क्लास है, ये क्लास ही बताती है स्टार्टिंग में डार्सी महोदय के द्वारा कि वो अपने आप को सोशल क्लास में सबसे ऊपर और एलिजाबेथ को सबसे नीचे पाते हैं, इसलिए उनमें एक नाज आती है। विमेन्स रोल इन सोसाइटी, क्या था उस समय औरतों का रोल सोसाइटी में, ये भी इस नॉवेल में है। नॉवेल को बाय इमेज समझने की कोशिश करते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स को कुछ फैमिली के रूप में डिवाइड करते हैं। एक एक फैमिली को देखते हैं। सबसे पहले फैमिली है बेनेट फैमिली। बेनेट फैमिली में है मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट, जो एक हैप्पी कपल नहीं है। मिसेस बेनेट हमेशा अपने बच्चों की शादी करने के लिए परेशान रहती है। इनकी 5 यंग बेटियां हैं, जिनकी शादी ये रिच लड़के से करना चाहती हैं। पहली लड़की है जेन बेनेट, जो काफी सुशील, काफी खूबसूरत है और काफी इनोसेंट भी है इस स्टोरी में। सेकंड पर है एलिजाबेथ बेनेट, जिसे लिजी भी कहा गया है। एलिजाबेथ बेनेट इस स्टोरी की, इस नॉवेल की हीरोइन है। प्रेजुडिस इन्हीं में पाया जाता है, पूर्वाग्रह जिसे कहते हैं, जो किसी के बारे में पहले से ही सोच करके ये मान ले कि सामने वाला अच्छा है या सामने वाला बुरा है। थर्ड नंबर पर है मैरी बेनेट। फोर्थ पर है किटी बेनेट, जिनका दूसरा नाम कैथरीन है। और लास्ट की जो लड़की है, जो सबसे यंग और सबसे लंबी है, वो है लीडिया बेनेट। जो नेक्स्ट फैमिली है वो है बिंगले फैमिली। चार्ल्स बिंगले, जो डार्सी का दोस्त होता है, जेन बेनेट से प्यार करता है और बाद में शादी भी करता है। चार्ल्स बिंगले की 2 बहनें हैं।
एक है कैरोलिन बिंगले जो छोटी बहन है, और एक है मिसेस लुइजा हर्स्ट जो मिस्टर हर्स्ट से शादी कर चुकी हैं और वो चार्ल्स बिंगले की सबसे बड़ी बहन है। कैरोलिन बिंगले चाहती हैं कि वो फिट्जविलियम डार्सी से शादी करें और इसलिए वो एलिजाबेथ से जलन रखती हैं और इस जलन के कारण वो जेन बेनेट को भी काफी परेशान करती हैं। अगली फैमिली है डार्सी फैमिली। फिट्जविलियम डार्सी जो इस स्टोरी का प्रोटोगोनिस्ट और हीरो है और जिसमें पाया जाता है प्राइड। उसकी बहन है जॉर्जियाना डार्सी। डीबर्ग फैमिली नेक्स्ट फैमिली है। लेडी कैथरीन डीबर्ग और एन डीबर्ग लेडी कैथरीन डीबर्ग की लड़की हैं और लेडी कैथरीन डीबर्ग जो हैं वो फिट्जविलियम डार्सी की आंटी हैं और लेडी कैथरीन डीबर्ग चाहती हैं कि एन डीबर्ग की शादी फिट्जविलियम डार्सी से हो जाए क्योंकि फिट्जविलियम डार्सी के पास बहुत धन है। नेक्स्ट है विलियम कॉलिंस जो मिस्टर बेनेट का कजिन है और मिस्टर बेनेट के मरने के बाद विलियम कॉलिंस ही उत्तराधिकारी है मिस्टर बेनेट के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसका। जॉर्ज विकहम जो डार्सी के फादर के बेनिफेक्टर का बेटा है, यानी एक तरह से डार्सी के घर पर ही रहता है एक पालतू कुत्ता बन करके, पर बाद में विद्रोह करता है और दुश्मन बन जाता है और जॉर्जियाना डार्सी को लेकर के वो भागने की कोशिश करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है शार्लोट ल्यूकस जो एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड होती है और जब मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं शादी के लिए तो एलिजाबेथ रिजेक्ट कर देती है। क्यों रिजेक्ट करती है, क्या रीजन होता है, कौन होता है मिस्टर कॉलिंस, वो आप नॉवेल में कंफर्म करेंगे। तो जब रिजेक्ट करती है तो मिस्टर कॉलिंस गुस्से में आ जाते हैं और वो एलिजाबेथ की फ्रेंड को प्रपोज करते हैं। शार्लोट ल्यूकस को ये एक मौका लगता है क्योंकि उसे चाहिए आर्थिक सुरक्षा, पैसा, धन, और वो मिस्टर कॉलिंस से मिल रहा था उसे, इसलिए वो तत्काल हाँ कर देती है और इस तरीके से मिस्टर कॉलिंस और शार्लोट ल्यूकस की शादी हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं मिस्टर एडवर्ड गार्डिनर और मिसेस गार्डिनर। ये दोनों एलिजाबेथ के मामा मामी हैं जो लंदन में रहते हैं, जिनका घर डार्सी के घर के बगल में है, जिसके कारण थर्ड वॉल्यूम में या थर्ड पार्ट में इस नॉवेल के एलिजाबेथ अपने मामा मामी के साथ डार्सी के घर जाती है। अब कुछ स्टेट्स या प्लेसेस को देख लेते हैं और उस प्लेस पर किसका अधिकार है या किससे कनेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बेनेट फैमिली का घर कहाँ है या कौन से प्लेस में है। ऐसे बिंगले का, डार्सी का, किसी का भी पूछा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले देखते हैं इस इमेज में। फर्स्ट है पेम्बरली। पेम्बरली जो है ये डर्बीशायर में है, जो डार्सी फैमिली का स्टेट है, हवेली है आप कह सकते हो। सेकंड है नीदरफील्ड। नीदरफील्ड पार्क है ये हर्टफोर्ड शायर में है। हर्टफोर्ड शायर एक टाउन है और नीदरफील्ड पार्क वहां की एक बड़ी हवेली है जो मिस्टर बिंगले का रेंटेड हवेली है, जहां मिस्टर बिंगले अक्सर आते रहते हैं, उनकी बहनें भी आती रहती हैं। नेक्स्ट है लॉन्गबाउन। ये भी हर्टफोर्डशायर टाउन में है, ये बेनेट फैमिली का घर है। अगला है मेरिटन। ये हर्टफोर्ड शायर में ही है। ये लॉन्गबाउन के पास में एक छोटा सा टाउन है, नगर है, जहां अक्सर बेनेट फैमिली की बेटियां शॉपिंग करने के लिए आती हैं। यहाँ मिसेस फिलिप्स का घर है। मिसेस फिलिप्स मिसेस बेनेट की बहन है और यहीं पर मिलिट्री रेजिमेंट है। विकहम जो मिलिट्री में है, जो एक आर्मी मैन है, यहाँ जो रेजिमेंट स्टेशन बना हुआ है यहीं पर वो पोस्टेड है। ये नीदरफील्ड पार्क है जो मैंने आपको बताया कि नीदरफील्ड में ये है पार्क। मिस्टर बिंगले का परिवार रहता है जहाँ, जो रेंटेड है। ये हर्न्सफोर्ड पार्सनेज है, ये केंट में है, रोजिंग्स के पास में। रोजिंग्स याद रखिएगा। मिस्टर कॉलिन का घर है यहाँ। मिस्टर कॉलिंस शादी के बाद शार्लोट ल्यूकस को लेकर के यहीं जाते हैं। ये लंदन है। लंदन के बगल में ही है ब्रिटन, जो सी साइड टाउन है, जहां लीडिया बेनेट भाग करके जाती हैं विकहम के साथ। एक और जगह है
लंदन में ही, यही इसी के पास में, जिसका नाम है ग्रेस चर्च, CHURCH स्ट्रीट, STREET। ये लंदन के पास में ही है ये जगह। ये वो जगह है जहां मिस्टर और मिसेस गार्डनर रहते हैं, और ये पैम्बरली, जहां डार्सी का परिवार रहता है, वहां से बहुत कम दूर है। हालांकि इस इमेज में थोड़ा दूरी दिखाई गई है। इस नॉवेल की शुरुआत 1812 के आसपास इंग्लैंड के हर्टफोर्डशायर के एक गांव लॉन्ग बाउन से होती है। लॉन्ग बाउन में जो फैमिली है उसे बेनेट फैमिली कहते हैं, जिसमें मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट के साथ साथ उनकी 5 अविवाहित बेटियां हैं, जिनका नाम जेन, एलिजाबेथ, मैरी, कैथरीन और लीडिया है। मिसेस बेनेट अपनी सभी बेटियों की शादी देखने के लिए उत्सुक हैं, खासकर इसलिए क्योंकि मिस्टर बेनेट की डेथ के बाद फैमिली की संपत्ति मिस्टर कॉलिंस, जो मिस्टर बेनेट के कजिन हैं, उनको विरासत में मिलने वाली है। मिसेस बेनेट को एक खबर मिलती है कि पास की नीदरफील्ड पार्क नामक हवेली में एक धनी और अविवाहित युवक, जिसका नाम मिस्टर बिंगले है, वो रहने के लिए आया है। मिसेस बेनेट की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वह अपनी बेटियों में से एक की शादी उससे कराना चाहती हैं। मिस्टर बिंगले मैरिटन विलेज के नीदरफील्ड पार्क में एक बॉल पार्टी, जिसे डांस पार्टी कहते हैं, उसका आयोजन करता है और नीदरफील्ड के आसपास के सभी लोगों को इस पार्टी में इनवाइट करता है, जिसमें बेनेट फैमिली, मिस्टर कॉलिंस, शार्लोट ल्यूकस, बहुत सारे लोग आते हैं। पार्टी में बेनेट फैमिली का इंट्रोडक्शन मिस्टर चार्ल्स बिंगले, उनके सबसे प्यारे दोस्त मिस्टर फिज़विलियम डार्सी और मिस्टर बिंगले की 2 बहनें मिस कैरोलिन बिंगले और मिसेज लुइजा हर्स्ट से होती है। इस पार्टी में मिस्टर बिंगले को जेन बेनेट से तुरंत प्यार हो जाता है, जबकि मिस्टर बिंगले का घमंडी दोस्त डार्सी सभी को नजरअंदाज करता है, खास तौर पर एलिजाबेथ बेनेट को, क्योंकि वह मानता है कि एलिजाबेथ की फैमिली उसकी फैमिली से निम्न स्तर की है। वह एलिजाबेथ को असहनीय बताता है, गरीब बताता है, जिससे एलिजाबेथ का अहंकार आहत होता है और वह डार्सी के प्रति प्रिजुडिस यानी पूर्वाग्रह बना लेती हैं। मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ उनकी चापलूसी करने की आदत के कारण मना कर देती हैं। इससे मिसेस बेनेट बहुत नाराज होती हैं। उन्हें लगता है कि हमारी सारी संपत्ति मिस्टर कॉलिंस को ही मिलने वाली है और मिस्टर कॉलिंस के पास अपनी खुद की संपत्ति है, तो मिस्टर कॉलिंस कोई बुरा ऑप्शन नहीं हो सकता हमारी बेटियों में से किसी एक से अगर शादी करता है तो जब एलिजाबेथ मना करती है तो मिसेस बेनेट को काफी तकलीफ होती है और वो नाराज होती हैं। बाद में मिस्टर कॉलिंस गुस्से में एलिजाबेथ की सबसे अच्छी दोस्त शार्लोट ल्यूकस को शादी का प्रस्ताव देता है। शार्लोट ल्यूकस उसे एक अपॉर्चुनिटी मानती है, मौका मानती है, और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। इस बात पर न केवल सभी को बल्कि एलिजाबेथ को भी आश्चर्य होता है। इस समय सभी लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। मिस्टर बिंगले की बहनें वो भी लंदन जा चुकी हैं। सर्दियों के दौरान जेन को कैरोलिन बिंगले एक निमंत्रण पत्र भेजती हैं और लंदन बुलाने के लिए निवेदन करती हैं। मिसेस बेनेट को ये बात सही लगता है। उन्हें लगता है इसी बहाने जेन मिस्टर बिंगले के करीब जाएगी और हो ना हो दोनों की शादी हो जाए। लेकिन कैरोलिन बिंगले का असली उद्देश्य जेन को बिंगले से मिलवाना नहीं बल्कि दूर रखना था। वो जलाना चाहती थी जेन को, तकलीफ देना चाहती थी जेन को, ताकि दोबारा वो डार्सी और बिंगले दोनों परिवार से दूर रहें
और न केवल जेन दूर रहें बल्कि एलिजाबेथ भी दूर रहें, क्योंकि जब जेन को तकलीफ मिलेगी, जो कि बहुत इनोसेंट है, तो एलिजाबेथ को भी तकलीफ होगी और वो डार्सी और बिंगले से दूर हो जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एलिजाबेथ डार्सी से शादी करे और जेन बिंगले से शादी करे, क्योंकि कैरोलिन बिंगले खुद डार्सी से शादी करना चाहती हैं। जेन वहां जाती है, लेकिन कैरोलिन उसे नजरअंदाज करती है और मिस्टर बिंगले से मिलने नहीं देती है। जेन को पता चलता है कि बिंगले शहर छोड़कर जा चुका है और उसे लगता है कि बिंगले ने उसे छोड़ दिया है। उसे इस बात की तकलीफ होती है और वो खुद पर मुस्कुराती है कि सोचती है कि शायद उसी से कुछ गलती हुई। बिंगले से जेन की दूरी एलिजाबेथ की डार्सी के प्रति नापसंदगी या हेट बढ़ा देती है, क्योंकि एलिजाबेथ को यकीन हो जाता है कि डार्सी मिस्टर बिंगले के साथ जेन के रिश्ते को बिगाड़ रहा है। इस बीच एलिजाबेथ एक सैनिक मिस्टर विकहम से मिलती हैं। विकहम उसे बताता है कि डार्सी ने उसके परिवार की संपत्ति हड़प ली थी और उसे धोखा दिया था। विकहम अपनी अलग अलग तरीके से कहानियां सुनाता है। विकहम की कहानी एलिजाबेथ को सच्ची लगती है। उसे डार्सी पहले से ही बुरा लगता था, उसने डार्सी के प्रति पहले से ही प्रेजुडिस बना ली थी, इसलिए उसे लगता है कि डार्सी हो सकता है विकहम के साथ ऐसा किया हो, और इस तरीके से डार्सी के प्रति उसका प्रेजुडिस और भी स्ट्रांग हो जाता है। कुछ समय बाद एलिजाबेथ रोजिंग पार्क्स जाती हैं, जो केंट में है, जो लेडी कैथरीन डीबर्ग का घर है, जो आंट हैं मिस्टर डार्सी की। यहाँ पर डार्सी अचानक से आता है और अचानक से एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रस्ताव देता है। एलिजाबेथ गुस्से से मना कर देती हैं। जब मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ से स्पष्टीकरण मांगता है कि आखिर क्यों मना किया गया, क्यों शादी नहीं कर सकती, मैं इतना धनी हूं, इतना स्मार्ट हूं, आखिर मना क्यों किया जा रहा है, मेरे लिए तो लाइन लगी है लड़कियों की। तब एलिजाबेथ डार्सी को उसके स्कैंडल के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि तुमने विकहम के साथ धोखाधड़ी की है, और तुमने न केवल विकहम के साथ बल्कि जेन के साथ भी धोखाधड़ी किया है। यानी डार्सी के ऊपर एलिजाबेथ जेन और बिंगले के बीच संबंध तोड़ने का आरोप लगाती हैं। इसके कुछ समय बाद डार्सी एलिजाबेथ को एक लेटर देता है। लेटर वॉल्यूम 2 यानी पार्ट 2 के चैप्टर 12 में देता है। याद रखिएगा, इसे एग्जाम में पूछा जाता है ऐसी चीजें। इस लेटर में डार्सी विकहम की सच्चाई बतलाते हुए कहता है कि मिस्टर विकहम एक धोखेबाज है। उसने डार्सी की इकलौती बहन मिस जॉर्जियाना डार्सी, जो 16 वर्ष की हैं, उनको बहलाकर फुसलाकर शादी करने की कोशिश की थी, यानी उसे भगाने की कोशिश की थी, ताकि डार्सी की संपत्ति मिस्टर विकहम हड़प सके। और भी बहुत सारी बातें विकहम के बारे में वो बताता है। उस लेटर के माध्यम से उनकी आंखें खुल जाती हैं और उसे अपने पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस का एहसास होता है। एलिजाबेथ अपने मामा और मामी, आंट और अंकल मिस्टर एडवर्ड गार्डिनर और मिसेज एम गार्डिनर के साथ डार्सी के भव्य घर पेम्बरली स्टेट, याद रखिएगा, पेम्बरली स्टेट जाती हैं। वहां डार्सी उनसे बहुत अच्छे से मिलता है और एलिजाबेथ का दिल जीत लेता है। लेकिन तभी एक बुरी खबर आती है। एलिजाबेथ की छोटी बहन लीडिया बेनेट धोखेबाज मिस्टर विकहम के साथ भाग जाती है। ये दोनों भागकर ब्रिक्टन यानी लंदन के पास में जाते हैं और इस काम में जाने अनजाने में मिस्टर विकहम के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल फॉस्टर का भी साथ होता है। इस घटना से बेनेट परिवार का सम्मान खतरे में पड़ जाता है। डार्सी चुपचाप मिस्टर विकहम को पैसे देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सही नहीं है, तुमने अगर लीडिया को भगाया है तो उसे शादी कर लो, जो चाहिए तुम्हें वो मैं तुम्हें दूंगा। यानी ये सेक्रीफाइस करता है डार्सी अपनी संपत्ति का, ताकि लीडिया और बेनेट फैमिली का सम्मान बचा रहे। खासकर एलिजाबेथ के लिए ये काम करता है वो, और इस तरीके से मिस्टर विकहम लीडिया से शादी करने के लिए मान जाता है, जिससे बेनेट फैमिली की इज्जत बच जाती है। डार्सी इस बात को गुप्त रखने की कोशिश करता है। वो जब भी मिलता है बताने की कोशिश नहीं करता है कि उसी ने ये काम किया है, पर एलिजाबेथ को उसके कार्यों के बारे में पता चल जाता है, जिससे एलिजाबेथ का डार्सी के प्रति सम्मान और प्यार
दोनों बढ़ जाता है। जल्द ही डार्सी के प्रोत्साहन पर बिंगले वापस लौटता है और जेन को प्रपोज करता है और इस तरीके से बिंगले और जेन की शादी होती है। शादियां जरूर याद रखिएगा, कौन कौन सी शादियां हो रही हैं। अंत में लेडी कैथरीन डीबर्ग एलिजाबेथ से मिलने आती हैं, उसे डार्सी से दूर रहने के लिए कहती हैं तुम डार्सी से दूर रहो, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनकी बेटी की शादी डार्सी से हो। एलिजाबेथ इस बात को मना कर देती है, वो कहती है मैं उससे दूर नहीं रह सकती। लेडी कैथरीन यह बात डार्सी को बताती हैं ताकि डार्सी एलिजाबेथ को छोड़ दे। लेकिन जब डार्सी को यह बात पता चलती है कि एलिजाबेथ उसे नहीं छोड़ना चाहती, यानी एलिजाबेथ उससे प्यार करती है, अब डार्सी फिर से एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है और इस बार एलिजाबेथ मान जाती है। कहानी का अंत इन दो जोड़ों की शादी के साथ होता है, जहां गर्व यानी प्राइड और पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस के बीच की बाधाएं आखिर दूर हो जाती हैं। नॉवेल में लास्ट लाइन भी पूछता है कि कौन सी लाइन लास्ट है, तो जो लास्ट लाइन है वो ये है, डार्सी और एलिजाबेथ दोनों गार्डनर का सम्मान करते हैं, क्योंकि गार्डनर फैमिली के कारण ही डार्सी और एलिजाबेथ का मिलन संभव हुआ। तो जो लाइन है वो मैं बोल करके बता दूं, क्योंकि स्टार्टिंग लाइन और एंड लाइन हर नॉवेल की इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट लाइन है इन कोटेशन मार्क, डार्सी एज वेल एज एलिजाबेथ really loved them. Them is gardeners. And they were both ever sensible of the warmest gratitude towards the persons who, by bringing her into Derbyshire, had been the means of uniting them. इस तरीके से नॉवेल खत्म होता है।